बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जो उसके व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और उसके लिए मैंने आपको भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 के मध्य जो आपको विवरण दिया था, उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। विशेष तौर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसे संरक्षण की गारंटी प्रदान की। अब देखिए, नागरिकों को जब राज्य के द्वारा या संविधान के द्वारा उनके विकास के लिए जब मौलिक अधिकार यानी प्रदान किए जाते हैं, तो व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि राज्य के प्रति वह भी कुछ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। हालांकि मूल संविधान में इन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें भाग 4 में जोड़ा गया था। जैसे देखा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिसका विशेष महत्व ये माना जाता है कि जब राज्य व्यक्तियों के लिए अधिकार प्रदान करता है और उसके जीवन को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है, तो नागरिकों का यह दायित्व है कि वह भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करें। जैसा कि देखा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के और भाग 4 में जोड़े गए हैं। इनके तहत देखिए, अधिकांशतः ऐसे तत्व दे रखे जिस पर व्यक्ति को अगर इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्थात जोड़े गए मूल कर्तव्य एक प्रकार से वैधानिकता के अनुरूप या न्याय योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के प्रति सजग रहने के लिए और राष्ट्रीयता को निभाने के लिए इन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। हालांकि इनको नहीं अपनाने पर या कर्तव्यों का निर्वहन नहीं होने पर राज्य के द्वारा किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने नागरिक होने की जो विशेषता पाई जाती है उसको वह किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करता है, जिसके तहत जो कर्तव्य जोड़े गए हैं उनमें आपको ये निर्धारित 10 मूल कर्तव्य निर्धारित हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 पे दे रखा है कि संविधान का पालन तथा उनके आदर्श और राष्ट्रीय प्रतीकों का संविधान करना, यानी कि संविधान सबसे सर्वोच्च यानी कानूनी संस्था है, एक तो उसकी पालना जरूरी है, एवं उसके आदर्श जो आदर्शवादी विचारधाराएं हैं उनका विचार करना। इसके उपरांत राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि झंडा है, अन्य प्रकार के हैं राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार के नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कई प्रकार के आंदोलनों का निर्वहन किया गया, जैसे कि सबने अभिज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार के जो आंदोलन थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक थे, उनके जो मूल आदर्श हैं उनको अपनाना और विशेष तौर से उनके आदर्शों की पालना करना, यह दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य दे रखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। विशेष तौर से अपन मानते हैं कि संप्रभुता एक प्रकार से वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र नीतियों का संचालन करती है। एक तो इसका पालन बहुत जरूरी है। एक है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, यानी कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्र से पृथक होने नहीं देना। दूसरी तरफ है आपकी अखंडता को बनाए रखना, यानी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिरोध पैदा नहीं हो आंतरिक क्षेत्र में जिससे देश की अखंडता को खतरा पैदा होता है। चौथा है देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रकार से आर्मी का कार्य होता है, लेकिन फिर भी नागरिकों में यह जागरूकता का होना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़ती हो तो राष्ट्रीय एकता में और उसकी अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ में राष्ट्र की सेवा करने का दायित्व भी प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। इसके बाद देखिए 5 पे दे रखा है कि भारत के लोगों में सामरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। सामरसता और भ्रातृत्व की भावना से तात्पर्य होता है कि विभिन्न समाज, समुदाय, सांप्रदाय, जाति इस प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिसे अपन विविधता में
एकता भी मानते हैं। सभी व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। यह केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। यह भी कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिए, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। अपन ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अगर भारत की संस्कृति पर पड़ता है तो उसके साथ साथ ही नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति को समन्वित बनाए रखने के साथ साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को कम करने का कार्य भी किया जाना चाहिए, जिसे कहते हैं कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना विशेष तौर से। इसके अलावा देखिए, साधन है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। अपन ये जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन भारत में इस प्रकार से निर्धारित हैं कि किन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और इसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है और विशेष तौर से रहने वाले वन्य जीव या पशु जीवों के प्रति दया भाव होना अति आवश्यक है। यह पूर्ण रूप से भारत की अहिंसात्मक प्रवृत्ति को ही नहीं, मानवीय दया की भावना को भी प्रेरित करती है और मामला और मनुष्य की भावनाओं से जुड़ी हुई एक प्रकार से वह है जिसमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव पैदा होता हो। इसके साथ देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन करना। देखिए, ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, लेकिन फिर भी वर्तमान परिवेश या वैश्वीकरण को देखते हुए अपन यह मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना भी आवश्यक है। पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना कम है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना और साथ साथ ही मानवतावाद यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य सामंजस्य की स्थिति को पैदा करने का यह भी एक कर्तव्य सौंपा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक पद्धतियों को विकास करने के साथ साथ में मानवता का भी विकास किया जाना चाहिए और मानवता के विकास के साथ साथ में भी ज्ञान अर्जन पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए कि अगला दे रखा है ना कि सार्वजनिक संपत्ति, यानी अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति, जो संपत्ति राज्य ने सभी व्यक्तियों के लिए लगाई गई है, जैसे कि पार्क हैं, अस्पताल हैं, रेलवे है इत्यादि जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उस संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ही नहीं है, यानी व्यक्तियों का भी यह दायित्व बनता है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसात्मक गतिविधियों से ज़्यादा दूर रहे। ये आग्रह किया जाता है राज्य के द्वारा व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। इसके साथ साथ देखिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कर्ष का विकास, या विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने विकास के साथ साथ में ही अन्य व्यक्तियों का विकास भी होना आवश्यक है। जैसे सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक, किसी एक संस्था के विकास में व्यक्ति की भागीदारी भी जरूरी है और व्यक्ति का अपना विकास भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने विकास के लिए सामूहिक विकास को नज़रअंदाज कर दे। यानी कि व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जब व्यक्ति अपने लिए करता है तो समाज के लिए भी कुछ करना आवश्यक है जिससे कि समाज का विकास हो सके। असामान्य से ये माना जाता है कि ये जो मूल 10 कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत जोड़े गए, इन पर कोई कानूनी वैधता नहीं होते हुए भी लोग इनका अनुसरण करते हैं। विशेष तौर से ये भी माना जाता है एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था जो अपन ये कहते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह निर्धारित किया गया था कि माता पिता या अभिभावक इनको पूर्ण रूप से यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, आयु के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए और शिक्षा के अवसर के अभाव में व्यक्ति का जीवन या बच्चों का जीवन विकसित नहीं हो सकता और इसलिए यह भी जोड़ा गया। हालांकि ये माना जाता है कि मूल कर्तव्यों को वैधानिकता नहीं होते हुए भी क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं या आलोचनाएं भी। आलोचनाओं के तहत अपन यही कह सकते हैं कि साधारण व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है लेकिन कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। वह कर्तव्यों का निर्वहन किसी विशेष परिस्थिति में ही करता है, अन्यथा केवल अधिकारों के लिए वह कर्तव्यों को एक तरफ रख देता है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि इसको वैधानिकता प्राप्त नहीं है, ये सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है। दूसरी तरफ यह है कि कुछ चीज़ों को इन कर्तव्यों में बार बार दोहराया गया है जिसका कोई औचित्य भी नहीं है।
अपन जैसे मानते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और राष्ट्र सेवा या कि देश की रक्षा, इनमें कोई विशेष अंतर भी नहीं माना जाता। एकता अखंडता को बनाए रखना जिसके साथ संपर्क होता है, इनमें चाहे तो अपन एकता का शब्द ले सकते हैं या अखंडता का शब्द ले सकते हैं। तो सामान्यतः कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं अवश्य हैं, लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब राज्य हमें कुछ विकास के लिए अधिकार प्रदान करता है तो व्यक्ति का यह दायित्व है कि किसी न किसी रूप में वह राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करे, जिससे कि व्यक्ति का ही विकास नहीं राज्य का भी विकास होता है। इसके ऑनलाइन क्लास में आज इतना ही। इसके बाद देखिए अगला जो आपका ऑनलाइन क्लास होगी वो है आपके नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। धन्यवाद।